नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में यूनिट 1 देखेंगे अपन। सेकंड साइकिल चल रहा है अपना, ठीक है। ये तो इसको भी अपन एक काम करते हैं कि यूनिट वाइज ही डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद फिर अपन एक एफिलिटी लाएंगे, फिर उसके बाद और यूनिट वाइज ला लेंगे। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ MCQ भी लगाइए। जितने ज़्यादा MCQ लगाएंगे तो उससे क्या होगा, आपके कुछ क्वेश्चन सही होंगे, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसके पीछे का कारण देखो कि भाई क्यों गलत हो रहा है, और उसको किसी भी तरीके से सही करना है। जितनी ज़्यादा गलतियाँ करेंगे अभी उतना ज़्यादा अच्छा है। गलतियाँ पहले ही पता चल जाए अपने को, एग्जाम हॉल में कम से कम गलतियाँ करनी है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाने पड़ेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए जिन्हें फ्री सुविधा चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अपना तरीका जो होता है बताने का, सिर्फ ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन पढ़ के बता दिए और आगे चल दी। यहाँ पे हम आपको तरीका भी बता देते हैं कि भाई किस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। प्लस ये है कि जो टफ क्वेश्चंस होते हैं उनको अपने को स्किप करते हुए चलना है। अपने को हमेशा 3 साइकिल में ही पेपर को अटेम्प्ट करना है। मेंस को, मतलब जो मेन पेपर है उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि भाई पहले जो इजी हो जाएंगे, पहले वो इजी को करना है, फिर मॉडरेट को करना है, फिर उसके बाद एकदम जो टफेस्ट क्वेश्चन है उनको सबसे लास्ट में करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से अपने को यूज़ करते जाना है, और जो भी टफेस्ट क्वेश्चन है उसको रीड भी नहीं करना है। समझ में आ रहा है? जैसे क्वेश्चन बड़ा दिख जाता है उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, ठीक है। नेक्स्ट है कि त्रयी नाम है, वेद त्रयी आपने नाम सुना होगा, उसको त्रयी भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 3 वेदों को वेद त्रयी बोला जाता है। कौन कौन से? अपना ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? कौन सा ग्रंथ है वो? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना ए, ऋग्वेद में, ठीक है। ठीक है, तो इसका ऋग्वेद हो जाएगा। और आपको पता है इससे संबंधित कौन सा है? 10वां मंडल है इसका, जिसमें पुरुष सूक्त में इसका वर्णन किया गया है। जो भगवान है उनके 4 अंगों से इनका चारों वर्णों का निर्माण हुआ, जिसमें सबसे पहले जो शब्द जिसका यूज़ किया गया था वो अपना शूद्र का यूज़ किया गया था सबसे पहले, ठीक है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सुमेलित करना है भाई। 4 दिए गए हैं वेद, और उसके संबंध में जो भी उसके अंदर जानकारी मिलती है उसके बारे में बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं भाई, किसमें क्या मिलेगा। अथर्व का ये हो जाएगा ओजदी से, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा अपना ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है, और यजुर्वेद बलिदान से संबंधित। यज्ञ में बलिदान आपने सुना होगा, ठीक है। जैसे अश्वमेध यज्ञ आपने सुना होगा, तो उससे संबंधित है। उसका ये है कि सामवेद संगीत से संबंधित है। सामवेद तो सभी लोग को पता है कि भाई संगीत से संबंधित है, तो सी और डी ऑप्शन तो कैंसिल हो जाता। बाकी फिर बचा अपना ए और बी, तो उसमें आपको देखना था कि भाई किस में क्या हो जाएगा। यजुर्वेद भी आपको पता है कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ है, संस्कार है, उसके बारे में उल्लेख मिलता है। तो ये हो जाएगा बलिदान विधि से, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते थे इसको। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है आपको। यहाँ पे वेद दिए गए और ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं, तो आपको इसका मिलान करना है कि भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। करिए। तो अब तक देख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अपन मिला लेते हैं इसको। ऋग्वेद से संबंधित क्या हो जाएगा? ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशतकी ब्राह्मण, इससे संबंधित है। सामवेद के बारे में बात करेंगे तो सामवेद से संबंधित हो जाएगा पंचवीस, ठीक है। 4th नंबर का ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक। बचा अथर्ववेद। अथर्ववेद किससे संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना अथर्ववेद से एकमात्र ब्राह्मण है इसका गोपद ब्राह्मण, और यजुर्वेद से संबंधित हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारना तो मार लीजिएगा जो भी चीज़ें बताई जाती है। उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है भाई? ठीक है, किस पर आधारित है? ये हो जाएगा अपना दर्शन पर आधारित है। विभिन्न प्रकार के दर्शन यहीं से निकलते हैं। 6 दर्शन का आधार भी यही है। आपको पता है वेदांत भी आपने सुना होगा, इसे वेदांत भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? किस में मिलती है भाई? राइट आंसर इसका हो जाएगा उपनिषद में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है, पूछा गया है। किससे मिलता है ये आपको पता है। इजी क्वेश्चन है, हजारों बार बता चुके हैं अपन ने। कठोपनिषद है, उससे संबंधित, ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद जो है सबसे बड़ा है। छंदोग्य उपनिषद में सामवेद जो है उसी से संबंधित है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन सी चीज़ आई, फिर उसका इसका सबसे अंतिम कौन सा रहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना वैदिक संहिता पहले है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ है, फिर आरण्यक है, फिर उपनिषद है, ठीक है। ये एक क्रम है, और इस क्रम को याद रख लो, अच्छे से याद रख लो। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो पहले वैदिक संहिता आएगी, फिर ब्राह्मण आ जाएगी, ठीक है। SB ऐसे करके याद रख लो, SBAU सबाऊ, ठीक है। इस टाइप से याद रख लो। और ऐसा क्यों याद रखने को बोल रहा हूँ? क्योंकि कई बार पूछा लिया जाता है कि ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ के बाद किसका निर्माण हुआ, या फिर ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद के भी
के बीच में किन का निर्माण हुआ, इस टाइप का पूछ लिया जाता है, ठीक है। सबसे अंतिम भाग कौन सा है इनका, तो उपनिषद हो जाएगा। सबसे पहले एक वैदिक संहिता जिसमें कि 4 वेद आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उसकी अपन ने ट्रिक क्या बनाई है, स्वभाव एक दो बार बोल लेंगे या फिर कहीं लिख लेंगे तो याद हो जाती है परमानेंट। ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, निष्क निष्क शब्द का, ठीक है। तो निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए यूज़ किया गया है, राइट आंसर इसका हो जाएगा सिक्के के लिए, ठीक है। सतमान निष्क आपने ये सुना होगा, पहले सोने का आहार को बोला जाता था, जो हार होता था ना, उसको बोला जाता था। सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि कौन से हैं। 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा ऋषि गौतम राहु गण, इससे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ कहाँ पर हुआ है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका ये ऋग्वेद में इसका सर्वप्रथम यूज हुआ है, ठीक है, गोत्र। नेक्स्ट है कि किस वेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो कौन सा वेद है वो, राइट आंसर इसका हो जाएगा अथर्ववेद में सभा समिति को 2 इसकी पुत्रियां बोला गया है, ठीक है। आयुर्वेद और अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, कहाँ मिलता है इसका सर्वप्रथम, ये हो जाएगा अपना अथर्ववेद में, ठीक है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है, आयुर्वेद ही एक्चुअली अथर्ववेद से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, किस उपनिषद, भगवत गीता, यजुर्वेद, ऋग्वेद, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा अपना ऋग्वेद से संबंधित है। और गायत्री मंत्र जब उपनयन संस्कार होता है ब्राह्मणों का, तब भी ये इस मंत्र का जाप किया जाता है, ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते शब्द किस सब उपनिषद से लिया गया है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मुंडको उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते, ठीक है। सत्य की ही विजय होती है, इसका अर्थ ये है। और आपको पता है कि जो भारत का राज चिन्ह है उस पर भी इसका उल्लेख मिलता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन मूलतः है किससे संबंधित है, ये राइट आंसर उपनिषद से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछ लिया जाए कि भाई ये कौन से उपनिषद में आता है, तो जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा है, मैंने अभी आपको बताया था बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद है जो सबसे बड़ा है, उसी में जो तमसो माँ ज्योतिर्गमय का उल्लेख मिलता है। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनबहीमय होने के कारण खालिस्तान को चुनौती देता है, तो ये हो जाएगा छंदों के उपनिषद में सत्यकाम और जाबाल की कथा का उल्लेख मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जाबाला जो थी ना, इनकी सत्यकाम की माता थी, जो कि एक मत्स्य की थी, ठीक है, और वो अनब्याही थी और उनसे इनका पुत्र हो जाता है, तो उससे संबंधित एक क्या रहता है, सत्यकाम पढ़ नहीं पाता है, तो फिर क्या होता है, ये इस चीज़ को चुनौती देते हैं, और चुनौती देते हैं तो फिर जो गौतम ऋषि है, गौतम ऋषि को ये गुरु बना लेते हैं, ठीक है। गौतम ऋषि इनकी परीक्षा लेते हैं, फिर ये पास हो जाते हैं, तो फिर इसके बाद इनका शिक्षा व्यवस्था जो भी होती है उसमें इनको पारंगत किया जाता है। नेक्स्ट है इसका कि अवेस्ता ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, अवेस्ता, जेद अवेस्ता इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, फुल फॉर्म मतलब पूरा नाम जेद अवेस्ता है वो, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा अपना बी, ईरान से संबंधित है, ठीक है, एक फारसी ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन देखना है आपको, क्योंकि भाई ये पुरुषों के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, इस वजह से इसको अपौरुषीय बोला गया है, और जो अपौरुषीय है वो देवता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना देवों के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है जिसका उल्लेख मिला है, ये हो जाएगा सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिला, ठीक है। और इसको एक शब्द का यूज करके भी बोला गया है, हिरण्य यानी भी कहा गया है, इसको ध्यान रखिएगा, इसका अन्य नाम। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे, कहाँ से संबंधित थे अशुपति जी, ये थे अपने के शासक थे, ठीक है, के अशुपति। वैदिक नदी क्रुभा काबुल जो है वो कहाँ पर अवस्थित है, ऐसा पूछा गया है, कहाँ पे होना चाहिए जी, 23 नंबर का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अफगानिस्तान में है काबुल नदी, तो आपको वैसे भी पता ही है, सिर्फ अगर क्रुभा बोल दिया जाता तो फिर शायद आपको दिक्कत हो जाती है ना। निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं आता है, ठीक है, प्रस्थानत्रयी, तो कौन नहीं आता है भाई इसमें, देख लो, पहले तो आपको ये देख लो कि भाई कौन आता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये भागवत नहीं आता है, ठीक है, तो फिर बाकी सभी आ जाएगा, ब्रह्मसूत्र, भागवत गीता, उपनिषद आता है, ठीक है, ये मेन 3 ग्रंथ है, इसलिए इसको प्रस्थानत्रयी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि सुमेलित करना है उपवेद और संबंधित वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, और ये कौन कौन से वेदों के सब पार्ट है। 25 का राइट आंसर देख लेते हैं अपन किसका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आयुर्वेद किससे संबंधित हो जाएगा, ऋग्वेद से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। धनुर्वेद किससे हो जाएगा अपना,
धर्मवेद यजुर्वेद से हो जाएगा, गंधर्ववेद सामवेद और शिल्पवेद या अर्थशास्त्र हो जाएगा अथर्ववेद से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा उपवेद। नेक्स्ट है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथ पूछा गया है। ठीक है, 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? शतपथ ब्राह्मण है, सबसे प्राचीन है। और इसी ब्राह्मण में जो स्त्री है उसको पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है, अर्धांगिनी कहा गया है, ध्यान रखिएगा, पुरुष की। ठीक है, और अगर बात की जाए नर्मदा को यहाँ पर रेवा कहा गया है इसी ब्राह्मण में। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि अथर्व का अर्थ क्या होता है? 27 राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पवित्र जादू होता है। और आपको पता है कि अथर्ववेद जो है उसमें विभिन्न प्रकार के जादू टोने के वशीकरण के मंत्र के बारे में उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति है वो? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मनु स्मृति सर्वाधिक प्राचीन है। ठीक है, जिसे ऋषि मनु ने ही लिखा है। ठीक है, भारतीय आचार संहिता भी इसको कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के जैसे राजनीतिक सिद्धांत हो जाएगा, नैतिकता हो जाएगा, धर्म क्या है, कर्म क्या है, उसके बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस वेद में सभा को नरिष्ठा अर्थात सामूहिक वाद विवाद अलुंगनी कहा गया है? कौन से किस में उल्लेख मिलता है इसको? राइट आंसर मिल जाएगा अथर्ववेद में ही क्या है, सभा को नरिष्ठा कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पे सामूहिक वाद विवाद होता था। सुमिलित करना भैया, यहाँ पे ऋग्वेद में उल्लेखित नाम आधुनिक नाम। ठीक है, कौन सी नदी को प्राचीन नाम क्या था? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजी है, मुझे लगता है कई बार लोगों ने पढ़ा हुआ होगा इसको। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है सीधा लूसेंट से आ रहा है, तो अपने को लूसेंट को भी नहीं छोड़ना है। अपन जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, आपके जो भी सोर्स है ठीक है उससे पढ़िए, लेकिन क्या है कि जो अपना लूसेंट है उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं अपन किसका क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा अपना परुष्णी रावी को बोलते हैं, सतुद्री सतलज को बोलते हैं, अस्किनी चिनाब को और विपाशा व्यास को मिलता है, जो कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है मनुस्मृति? अभी मैंने आपको बता दिया था बहुत सारी जानकारी, तो फिर ये हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक बोला जाता है? तो ऋषि महर्षि कनाद हो जाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इनको उलूक भी बोला जाता है, जो कि ध्यान रखने लायक बात है। नेक्स्ट है कि 33 ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्त विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? विवाह समारोह पर प्रकाश डालने वाला कौन सा हो जाएगा इसमें? तो राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद का सूर्य सूक्त। ठीक है, सूर्य सूक्त में इसका उल्लेख मिलता है, ध्यान रखिएगा, और ये 10वें मंडल का भाग है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का क्या अर्थ है? ऋत राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऋत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। ठीक है, सनातनी व्यवस्था में प्राकृतिक नियम को ही ऋत कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी उसे क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा अपना सभा बोला जाता था, जो कि न्यायिक कार्य करती थी। ठीक, और सभा का अगर पूछ लीजिए भैया कि कितने बार उल्लेख मिलता है, तो इसका 8 बार उल्लेख मिलता है। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप एक बार सुन लो तो शायद अगर बाई चांस पूछ लिया तो याद हो जाए। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि भाई पुराणों की संख्या कितनी है, बताओ। पुराणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 पुराण है टोटल, और 18 पुराण के नाम भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो कई बार पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा पुराण 18 पुराणों में नहीं आता है, तो फिर क्या करोगे आप? ठीक, और अगर इसकी बात कर ली जाए कि इसकी रचना किसने की थी, तो आपने नाम सुना होगा लोमहर्ष और उनके पुत्र क्या है? उग्रश्रवा। ठीक है, श्रवा, इन दोनों ने मिलकर इनकी रचना की थी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? अछूत की अवधारणा, अस्पृश्यता जिसको बोला जाता है। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसे? ये हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय ही इसमें अछूत की अवधारणा आ गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो आपको सभी को पता है 16 संस्कार है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं आप तो फिर अपने दयानंद सरस्वती जी का सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, उसमें इसकी वैज्ञानिकता के ऊपर पूरे तरीके से प्रमाण दिए गए हैं, और ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये आपके विवेक के ऊपर है। आप एक बार पढ़ेंगे, पूरी जानकारी लेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि करना चाहिए। जीविका उपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता है? 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपाध्याय कहलाता है, जो सिर्फ अपनी जीविका के लिए यूज़ करता था, वेद और वेदांगों को पढ़ाता था। मतलब कोई उसके लिए किसी से फीस नहीं लेता था, जैसे अभी ट्यूशन फीस लेते हैं कुछ लोग, तो उसको क्या बोला जाता था? उपाध्याय कहलाता है। ठीक है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? कौन सी लिपि में हुआ भाई? 40 का राइट आंसर हो जाएगा अपना ब्राह्मी लिपि। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी भाई? कैसी थी? ये राइट आंसर क्या हो जाएगी? भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, मतलब लिखा नहीं गया है, भाव चित्रात्मक लिपि थी। वो विभिन्न प्रकार के वहाँ पर आपको चित्र मिलेंगे, कभी शिकार करता हुआ मिलेगा, कभी आग जलाते हुए मिलेगा, कभी कुछ मनोरंजन करते हुए मिलेंगे, इस टाइप से। ब्राह्मी लिपि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। यह बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, और
वाद्य ग्रंथ इसका कौन सा? ललित विस्तार में ब्राह्मी लिपि का उल्लेख मिलता है। सत्य कथन का चयन करना है। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इस टाइप के क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आपने ये पढ़ा और आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, तो आप क्या करेंगे? अपन इसको छोड़ देंगे, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों ही सत्य कथन है। बौद्ध ग्रंथ मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पाली भाषा में लिखे गए हैं। और अपने जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए, उस समय की जनमानस की भाषा थी, ठीक है। वैदिक ग्रंथ तो आपको पता ही कि संस्कृत भाषा में लिखे गए। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में संघ गण को समानार्थक माना गया है? पाणिनि की अष्टाध्यायी और बौद्ध ग्रंथ के मध्यम निकाय। दोनों में से सही बताना है। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 1 और 2 दोनों सही है। संघ और गण को समानार्थक माना है उसमें। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के संघ राज्यों का उल्लेख मिलता है? कितने प्रकार के संघ राज्यों का उल्लेख मिलता है? ये हो जाएगा 2। एक हो जाएगा अपना वार्ता शस्त्रो जीवी, एक हो जाएगा अपना वार्ता शस्त्रोपजीवी, और सेकंड हो जाएगा अपना, लिख लीजिएगा, आपको शायद पता नहीं होगा तो, राज शब्दोपजीवी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शब्दोपजीवी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बाई चांस अगर ये प्रीलिम्स में तो पूछ रहा है, लेकिन क्या हो जाएगा मेंस में भी पूछ सकता है, क्योंकि पता है कि कौटिल्य के दुर्ग पूछ लिए थे उसने ना अभी मेंस में, तो बहुत सारे लोग लिख नहीं पाए, या फिर कुछ लोगों को पता भी होगा तो एग्जैक्ट चीज़ें नहीं लिख पाए, ठीक है। पार्वत हो गया, 2 दावन हो गया, इस टाइप से 4 उसके भाग है, ठीक है। तो ये जो 2 प्रकार के संघ राज्य थे, इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे वार्ता शस्त्रोपजीवी में कौन कौन से आ जाएंगे? नाम सुन लो बस। कंबोज है, सौराष्ट्र, क्षत्रिय श्रेणी। और राज शब्दोपजीवी में कौन कौन से आ जाएंगे? लिच्छवी, वज्जी, मल्ल, पांचाल, इस टाइप की चीज़ आ जाती है, ठीक है। इनमें से कौन से सिकंदर के समकालीन गणराज्य थे? सिकंदर आपको सुना होगा, और इसमें बहुत सही लिखा है, सिकंदर लिखा है, ना कि सिकंदर द ग्रेट लिखा हुआ है, ठीक है। सिकंदर कोई ग्रेट नहीं है, जो कत्लेआम करे वो ग्रेट नहीं होना चाहिए, चाहे वो चंगेज खां हो, चाहे वो सिकंदर हो, और कोई भी हो, जितने भी लोग जिनको ग्रेट बोला गया है, तो वो ग्रेट नहीं है, ठीक है। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उपरोक्त सभी, अग्रश्रेणी, सांबस्ती और जथ्रोई, ठीक है, ये सब इसके समकालीन गणराज्य थे। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि निम्न में से किस गणराज्य में एक निर्वाचित राष्ट्रपति होता है? निर्वाचित राष्ट्रपति कहाँ होता था भैया? राइट आंसर इसका हो जाएगा योधे में, योधे, ठीक है, योधे में यहाँ पे निर्वाचित राष्ट्रपति होता था। नेक्स्ट है इसका कि 48 का, कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य की दक्षिण पश्चिमी सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती थी? दक्षिण पश्चिमी सीमा तो कौन सी नदी निर्धारित करती थी? वो राप्ती नदी, जो गोरखपुर के आसपास है, आपने सुना होगा। राप्ती एक्सप्रेस भी चलती है ना, गोरखपुर एक्सप्रेस का ही नाम राप्ती एक्सप्रेस है, ठीक है। तो ऐसे भी आप कॉमन सेंस का यूज़ कर सकते हैं, कहीं से भी नॉलेज कहीं से भी उठा लीजिए और उस हिसाब से क्वेश्चन को सही कीजिए। सुमेलित करना है भैया, प्राचीन गणराज्य और वर्तमान जिले दिए गए। अब यही क्वेश्चन है जो बहुत लोग गलत करेंगे, तो इसको हमेशा ही अपने को छोड़ देना, ठीक, बाद में डील करना। लेकिन अभी तो यहाँ अपन MCQ देख रहे हैं, तो देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर देखते हैं भैया कि कौन कहाँ से संबंधित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सोमसुमार के मग कहाँ से संबंधित हो जाएंगे? मिर्ज़ापुर से, ठीक है। अल कप्प के पुली जो है मुजफ्फरपुर से हो जाएंगे। फिर उसके बाद बचा अपना पावा के मल्ल हो जाएंगे देवरिया से, और मिथिला के विदे हो जाएंगे दरभंगा से। स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लो, बाकी तो फिर कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं कि बुद्ध के गुरु अलाक्रम किस गणराज्य से संबंधित है? 51 का राइट आंसर इजी है, तो सभी को पता है, केसपुत्र, केसी पुत्र, जो भी बोलना है आपको। और ये वर्तमान में कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर में विस्तृत है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पावा के मल्ल गणराज्य को मगध में किसने मिलाया था? पावा के मल्ल गणराज्य को मगध में किसने मिलाया? 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? अजातशत्रु ने, ठीक है, अजातशत्रु ने ही इसका विलय किया था, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर आपको पता है कि भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु भी हुई थी। बुद्ध काल का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणराज्य था, कौन सा था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली के लिच्छवी सबसे बड़ा गणराज्य था, ठीक है, सबसे बड़ा था, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा भी था, सबसे शक्तिशाली भी था। और अगर ये पूछ ले जाए कि कौन सी नदी के किनारे है, तो ये गंडक नदी, आपने नाम सुना होगा, गंडक नदी, जो कि नेपाल से निकलती, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेपाल हिमालय भी बोल सकते हैं उसको। समावर्तन संस्कार क्या है भैया? 16 संस्कार की तो लिस्ट आपको देखनी पड़ेगी अच्छे से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? गुरु के आश्रय से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, ठीक है। और यहाँ पर विद्या अपनी समाप्त हो जाती है, मतलब जब गुरुकुल में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर विदाई की जाती है गुरुकुल से, उसका समावर्तन, इसको गुरुकुल से विदाई को ही जो विधि होती है, संस्कार होता है, उसको समावर्तन बोलते हैं, ठीक है। और ये क्रम तो नहीं पूछेगा वैसे, लेकिन क्रम पूछ लिया तो ये 12वें क्रम का संस्कार है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है भैया? क्या है वेद का शाब्दिक अर्थ? इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना ज्ञान हो जाएगा। वेद का मतलब ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऋग्वेद में स्तूप शब्द का उल्लेख मिलता है, और इसका
शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, किसी वस्तु का ढेर बोला जाता है, ठीक है इसको। नेक्स्ट है कि अनात्मवाद सिद्धांत है, अनात्मवाद सिद्धांत किससे संबंधित है, इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है इसका, बौद्ध दर्शन से संबंधित है, आत्मा को नहीं मानते ये लोग, तो उसी से हो जाएगा ये अनात्मवाद सिद्धांत, या निरात्मवाद भी बोला जाता है इसको, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे एशिया की ज्योतिपुंज के रूप में देखा जाता है, तो किसे बोला जाएगा, गौतम बुद्ध को बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया है जैन धर्म में, 59 का राइट आंसर देख लीजिए, क्या हो जाएगा अपना, केवल्य बोला जाता है, जो केवल्य होता है उसको पूर्ण ज्ञान कहा गया है अपना जैन धर्म में, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड़ सिद्धांत एवं दर्शन है, तो इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, ये अपना जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। सप्तभंगी नए सिद्धांत भी बोला जाता है, कोई वस्तु किसी समय है नहीं है, इस टाइप से आपने सुना होगा, पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि हिंदू धर्म के संदर्भ में वर्ण शब्द का क्या अर्थ है, वर्ण का क्या अर्थ है भाई, राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना सामाजिक वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा हिंदू पाठ वर्ण की विचारधारा का प्रतीक है और 4 वर्णों का उनके व्यवसाय और कर्तव्य के साथ वर्णन और वर्गीकरण करता है, तो ये वर्ण विचारधारा को कौन बताएगा, ये बताएगा अपना मनुस्मृति में ही उल्लेख किया गया, इसका वर्गीकरण किया गया, आपको पता है कि कर्तव्य हो गया, धर्म के आधार पर उसका वर्णन किया, वर्गीकरण किया गया, ठीक है। पारंपरिक हिंदू वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण और उनके अनुरूप व्यवसाय क्या क्या है, कौन सा वर्ण क्या क्या व्यवसाय करता था, उस हिसाब से इसका वर्ण का विभाजन किया गया था। फिर बाद में आपको पता है उत्तर वैदिक काल में जन्माधारी हो गया, पहले वो कर्म के ही हिसाब से था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका देख लेते हैं अपन जल्दी से, इस ये हो जाएगा अपना कि भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है। तो ये 4 वर्ण थे अपने, तो आपको पता है कि भाई ब्राह्मण क्या करता था, वैदिक विद्वान था जो कि शिक्षा का कार्य करता था, सभी को पता है, ठीक है। ब्राह्मण शिक्षा से सिखाएगा। क्षत्रिय क्या करेगा, क्षत्रिय क्या करेगा, एक तो शासक होगा, वो क्षत्रिय होगा, प्रशासक भी क्षत्रिय होगा, देश और राज्य की जो सुरक्षा करेगा वो क्षत्रिय होगा। वैश्य क्या करेगा, व्यापारी जो समूह है, किसान है, व्यापारी है, तो ये सभी हो जाएगा। शूद्र क्या काम करेगा, कारीगर हो गया, मजदूर हो गया, नौकर हो गया, सेवा हो गया, तो इस टाइप के काम करता था, ठीक है। भारतीय धर्म में कर्म को परिभाषित किया गया है, क्या किस तरीके से परिभाषित किया गया है इसको, राइट आंसर हो जाएगा कारण और प्रभाव के सिद्धांत के आधार पर कर्म को बताया गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई कोई कारण अगर कहीं है तो उसके पीछे कार्य होगा, और जहाँ पर कार्य है उसके पीछे कारण होगा, ठीक है। ये कार्य कारण का सिद्धांत है, कार्य के बिना कारण नहीं हो सकता, कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। भारत ये हो गया। कर्म की अवधारणा के अनुसार अच्छे कर्म और सुखी पुनर्जन्म में क्या योगदान देता है, तो क्या योगदान देता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा अच्छे इरादे और अच्छे कर्म ही आपका पुनर्जन्म निर्धारित करते हैं। कारण के रूप में कर्म का सिद्धांत क्या कहलाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा जानबूझकर या अनजाने में किए गए सभी कर्मों का कार्मिक प्रभाव होता है। कर्म का सिद्धांत ये बोल रहा है कि आप जैसा भी काम करेंगे, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ प्रतिफल निकलेगा, चाहे वो अच्छा कर्म है चाहे बुरा कर्म है, इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि अच्छे ही कर्म करें, ठीक। आगे बढ़ते कर्म के तात्कालिक या वर्तमान जीवन के भीतर के प्रभाव को क्या कहा जाता है, 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिच्छवी राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, लिच्छवी राज्य को क्या बुलाया कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राज्य शब्दोपजीवी, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर, हाँ, तो उसका स्क्रीनशॉट मार के रखा था आपने, देख लेना उसको। गणराज्यों में मतदान के कितने प्रकार थे, गणराज्यों में मतदान के कितने प्रकार थे, 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 थे, ठीक है। ध्यान रखने की बात है ये, और ये अपना मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और अगर ये भैया पूछ लिया कि एग्जैक्ट चारों के नाम बता दीजिए, तो लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है गुणक होता है, जिसे गुप्त मतदान बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, वैसे स्क्रीनशॉट ही अपनी, गुप्त मतदान को गुणक बोला जाता था, ठीक है। 2 लिख देता हूँ ताकि ये फिर बड़े अक्षर में आपको दिख भी जाए, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। दूसरा जो होता है विवर्तक होता है, विवर्तक, ठीक है। और इसको क्या बोले, विवर्तक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष मतदान, प्रत्यक्ष मतदान, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट मान लो, फिर 2 और बता देता हूँ आपको, ठीक है, आपने मान लिया होगा अभी तक। थर्ड नंबर का क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर का जो हो जाएगा अपना, उसको बोलते हैं संकर्ण जल्पक, संकर्ण जल्पक, ठीक है। इसका क्या अर्थ होगा, इसका मतलब कि श्लाघा ग्राहक के कान में कहना, श्लाघा ग्राहक, श्लाघा क्या पद्धति है, गुप्त मतदान से संबंधित है। एक व्यक्ति बैठा रहता है
ठीक है, उसके कान में जाकर के बता देते हैं कि भैया मैं इसको वोट दूंगा, तो फिर क्या है वो उसके जो लेटर होता था उसके नाम के आगे टिक लगा देता था। तो इसको क्या बोलेंगे, सलाहकार ग्राहक के के कान में कहना। ठीक है, सलाहकार ग्राहक। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर का हो जाएगा अपना, फोर्थ नंबर का क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर का हो जाएगा विश्वास्थ। ठीक है, विश्वास्थ। अब इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सबके सामने, अब फिर से सुन लीजिए, एक गुणक होगा, दूसरा विवर्तक होगा, तीसरा संकर्ण जल्पक होगा, चौथा विश्वास्थ हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि बाई चांस कहीं पूछ ले तो लिख के रख लेना, कहीं आपको इंपॉर्टेंट लगेगा तो। ठीक है, गणराज्य वज्र संघ में कितने न्यायालय थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 न्यायालय थे। अब इन 8 के नाम याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, पूछेगा भी नहीं। राज्य के सभी निर्णय, अपराध और सजा के विवरण युक्त शासकीय रजिस्ट्रार को कहते हैं, क्या कहते थे, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा अपना पवेनी पोटक कहा जाता था इसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अपना कि भाई प्राचीन गणराज्यों के विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या था, 72 नंबर का क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, उच्च पदों का आनुवंशिक होना। ठीक है, अब यहाँ पे योग्यता नहीं थी, अब यहाँ पे आनुवंशिक पद हो गए थे, इस वजह से क्या हो गया कि भाई जो शासन प्रशासन हो जाएगा वहाँ पे कुशासन आ जाएगा। ठीक है, रित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रित का शाब्दिक अर्थ होता है अपना, अपने थोड़ी देर पहले देखा, सत्य का नियम। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है कि ऐसी व्यवस्था या नियम जो प्राकृतिक है या प्राकृतिक नैतिक नियमों का पालन करती है, उसे रित कहा जाता है। ऋग्वेद के किस मंडल में वरुण को ऋतस्य गोपा अर्थात प्राकृतिक घटनाओं का संयोजक कहा गया है, ये मेंस में पूछा गया था, ऋतस्य गोपा का मतलब क्या होता है, या जनस्य गोपा पूछा गया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 74 का राइट आंसर हो जाएगा सप्तम। ठीक है, तो सप्तम मंडल में वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है, ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ क्या था कि प्राकृतिक घटनाओं का संयोजक कहा गया इसको। भागवत गीता के अनुसार धर्म का सबसे बड़ा अपमान क्या है, 75 का राइट आंसर हो जाएगा अपना, असहायों का परित्याग करना ही धर्म का सबसे बड़ा अपमान है, 75 का बी। धर्म और काम का आधार क्या है, राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना अर्थ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये आपको पता है कि 4 पुरुषार्थ है, और इसके आधार पर ही आपको जो धर्म और काम का आधार वो क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। अर्थ के बिना ना तो धर्म चल पाएगा, ना तो ही अपने काम हो पाएंगे। काम में क्या, काम मतलब आपको उसके बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बहुत सारे व्यूज़ होते हैं, एक ही काम का मतलब एक ही काम नहीं होता। काम में क्या सम्मिलित होता है, 77 का राइट आंसर हो जाएगा सुख भोग की इच्छा। ठीक है, जो विवाह के बाद किया जाता है। ऋग्वेद में किस देवता को सार्वभौमिक सत्ता का प्रतीक माना जाता है, 78 का राइट आंसर हो जाएगा, वरुण को बोला जाता था सार्वभौमिक सत्ता का प्रतीक। वैशेषिक दर्शन शास्त्र संप्रदाय का प्रस्ताव किसने दिया था, 79 का राइट आंसर क्या, वैशेषिक दर्शन शास्त्र के संप्रदाय का प्रस्ताव किसने दिया, भाई महर्षि कणाद ने दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। 79 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा, वैशेषिक दर्शन शास्त्र। मीमांसा दर्शन का कौन सा विभाग वेदांत माना गया है, तो मीमांसा के अंदर 2 हो जाएंगे, एक उत्तर मीमांसा एक पूर्व मीमांसा। मीमांसा के अंतर्गत 2 हो जाएंगे, एक पूर्व मीमांसा और दूसरा हो जाएगा उत्तर मीमांसा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर मीमांसा को, जिसके रचयिता कौन है, भाद्रयन है। ठीक है, तो इसे ही कहा गया। नेक्स्ट है कि दायित्व की दृष्टि से पितृ ऋण में क्या शामिल है, 81 राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, पूर्वजों के प्रति कर्तव्य। ऋग्वेद में वरुण के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया, वरुण के लिए 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, असुर। ठीक है, जो पितृ ऋण है पूर्वजों के कर्तव्य के लिए किया जाता है, लेकिन ये इससे आपको अगर उन्मुक्ति होना है, ऋण होना है, तो कैसे होगा, विवाह करके ही आप या संतान उत्पत्ति करके इससे ऋण होते हैं आप। नेक्स्ट है इसके बाद कि 83 की दायित्व की दृष्टि से ऋषि ऋण से जुड़ी जिम्मेदारी है, तो कौन सी जिम्मेदारी है उससे संबंधित, राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, ऋषि और शिक्षकों से प्राप्त ज्ञान को संरक्षित करना और उसका प्रसार करना। मतलब हम जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं किसी से, तो उसको अपने तक सीमित न रखें, उसको अपने अन्य लोगों तक पहुँचाए, चाहे वो असहाय हो या सहाय हो, सब तक पहुँचाना। सभा समिति नामक संस्था का प्रमुख दायित्व क्या था, 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा बी, राजन की निरंकुशता पर नियंत्रण रखने का कार्य करती थी। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, कहाँ पर दी गई थी, ये राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में दी गई थी इसकी अनुमति। ठीक है, और यही कारण भी बना है इसका कि भाई जो बौद्ध संघ था वो बाद में टूट गया, बिखर गया। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि 86 ऋग्वेद काल में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था न्यायालय के रूप में कार्य करती थी, तो ऋग्वेद काल में कौन सी संस्था करती थी ये कार्य, 86 का राइट आंसर हो जाएगा अपना सभा। ठीक है, वैदिक काल में प्रमुख संस्था समिति के प्रमुख को क्या कहा जाता था,
राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना ईशान कहा जाता था संस्था के प्रमुख को, संस्था समिति का प्रमुख क्या कहता था, ईशान, ठीक है। और सभ्य जो हो जाएगा वो सभा का प्रमुख था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई 88 निम्नलिखित में से किस संस्था में वैदिक काल में स्त्रियां भी भाग लेती थी। 88 राइट आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त तो दोनों में, सभा और समिति दोनों ही वैदिक काल में इस संस्था में भाग लिया करती थी, ठीक है। ब्रह्मचर्य अथवा सामान्यतः किस आयु सीमा में होता है ब्रह्मचर्य। 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 वर्ष तक होता है, ठीक है ब्रह्मचर्य। फिर 25 वर्ष के बाद अपना क्या हो जाएगा ब्रह्मचर्य के बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऋग्वेद के अनुसार ऋत और सत्य की उत्पत्ति किससे हुई थी। 90 का राइट आंसर हो जाएगा अपना विराट पुरुष से हो जाएगा। कौन सा समारोह ब्रह्मचर्य अवस्था में प्रवेश का प्रतीक है, कौन सा समारोह है वो। 91 का राइट आंसर उपनयन संस्कार होता है, तभी आप इस ब्रह्मचर्य अवस्था में प्रवेश करते हैं। सभी पापों का मूल किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा निऋति को, ठीक है, जो कि ऋत का उल्टा है। जो व्यक्ति प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करेगा वो किसके द्वारा दंडित किया जाएगा। 93 का राइट आंसर हो जाएगा वरुण के द्वारा दंडित किया जाएगा। असत्य कथन का चयन करना है, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन, राइट आंसर बताते हैं फिर इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना डी की रीत के प्रमुख को इंद्र कहा जाता है। तो रीत के प्रमुख को इंद्र नहीं बोलते हैं, रीत का प्रमुख कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा विष्णु हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसके बाद बाकी सभी सही है कि रीत जो है एक प्राकृतिक विधान है, रीत में बलवान से निर्बल की रक्षा की जाती है, विधि के विकास की अवधारणा रीत में देखी जा सकती है। अब धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। फिर ये इस टाइप का बड़ा क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल मत डील करो, इसको छोड़ दो, बाद में देखना। तो यहाँ पे तो अपने को देखना ही पड़ेगा। तो सही कथन का चयन करना, 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही इसके सही है कि धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकल्पों को संचित करता था, ठीक है, संचालित करता था। नेक्स्ट है कि महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है महापरिनिर्वाण मंदिर। राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, ठीक है। भगवान बुद्ध की मूर्ति है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। पंच महायज्ञों में भूत यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक जिम्मेदारी, मतलब ये है कि पर्यावरण अनुकूलन और पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है भाई। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी दयालु मन और बोधिचित्त। इसके बाद है कि जैन धर्म में तीर्थंकर नाम कर्म का क्या महत्व है, क्या मतलब है नाम कर्म का महत्व बताओ। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना कर्म तीर्थंकर स्थिति तक ले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि जम्बूद्वीप क्या है। जम्बूद्वीप हो जाएगा अपना दक्षिणावर्त एशिया में भारत के लिए एक ऐतिहासिक शब्द को जम्बूद्वीप कहा गया। जामुन का द्वीप भी बोल सकते हैं आप लोग उसको, ठीक है, जामुन के वृक्ष मिलते थे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसके बाद अपन यूनिट 2 लेके आएंगे और आप लोग को रेगुलर अच्छे से पढ़ाई करना है, टारगेट सेट कीजिए, या फिर हम एक कोशिश करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग हर रोज़ एक वीडियो डाल दें कि भाई आज को आप मतलब एक टाइम टेबल बना दें कि भैया ये टाइम टेबल आप फॉलो कीजिए, उस हिसाब से आप दिन भर में उसको पढ़िए लगाइए, फिर रात में आप एक टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। कोशिश अपनी ये रहेगी, बाकी आप लोग बता दीजिएगा क्या करना है।